हाँ, तो जो आपकी कंपलसरी हिंदी अनिवार्य जो हिंदी है उसके अपन एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक एक कैप्सूल आपको मिल चुका है, बना चुका हूँ। और आज अपन उसी आरो भाग सेकंड की जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर 6 से लेके 10 तक, इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका काव्य बोल दो चाहे पद्य वाला बोल दो, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मेरी बात सुन लो कि जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनके लिए बहुत कारगर करेगा ये, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसकी पूरी तैयारी है उसको भी ये क्वेश्चन पहले इनको देख लेना चाहिए। प्लस आज आपको पता है आज आपका लाइव टेस्ट है जो आपके चैप्टर 1 से लेके 5 का है, 1 to 5। उसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन लूँगा, छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव सब, मतलब एक तरीके से मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपको भी ये लगेगा कि हाँ हमारी हिंदी में तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। उससे पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो लाइव टेस्ट देने आपको जरूर आना है, जो शाम को आपका 8 बजे होगा, ठीक है। 8 बजे होगा, 8 PM का टाइम रहेगा, 8 बजे फिक्स एग्जैक्ट आपका लाइव टेस्ट होगा। फिर 9 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। पहले अपन चैप्टर 6 की बात करते हैं, क्योंकि 1 to 5 तो लगा चुके। 6 में पहला क्वेश्चन है कि कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का अति गतिशील शब्द चित्र है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि उषा कविता गाँव की सुबह का एक गतिशील चित्र है। दोनों ही तरह से क्वेश्चन को पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, स्लेट पर लाल खड़िया चाक या चौक बोल दो चाहे, मलने के बिंब से कवि ने किस प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट किया। अच्छा, इन सब के आंसर मैंने आपको जब चैप्टर करवाए थे उस चैप्टर में इनके साथ में सबके आंसर है, ठीक है। तो कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन मैंने लिखा है जो एक्स्ट्रा था जो मैं लिख दिया। अथवा स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, उषा कविता इन पंक्तियों का क्या आशय स्पष्ट कीजिए उसके आधार पर, ठीक है। उषा कविता के आधार पर। 2 तो ये हो गए। तीसरा, सूर्योदय होने से उषा कौन सा जादू टूट जाता है उषा का, अथवा उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। बात एक ही है, कैसा भी लिखा हो, इसका आंसर भी मैंने लिखवा दिया आपको। और फोर्थ, एक शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। टॉप लेवल के मात्र 4 क्वेश्चन देके चल जाने इस चैप्टर में, बाकी काम हो जाएगा। फिर जल्दी में एक क्लास और बनाऊँ, कैप्सूल और बनाऊंगा जब आपको व्याख्या वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा कि किस चैप्टर से व्याख्या आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो 6 नंबर का मार्जिन है वहाँ पर। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अश्निपात से शापित उन्नत शतवीर बादल राग कविता में बादलों को अश्निपात से शापित उन्नत शतवीर कहने का क्या तात्पर्य है। या फिर बादल राग कविता में ए विपल के वीर किसे कहा गया है और क्यों। अथवा इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, कवि ने निराला के विप्लव के वीर किसे कहा है और क्यों, ठीक है। और तीसरा जो है बादल राग कविता का प्रतिपाद्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिपाद्य। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि बादल राग कविता में कवि ने क्या संदेश हमें दिया, पता ना आपको, एक क्रांति का संदेश दिया है, बहुत एक रिवोल्यूशन का संदेश दिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके आंसर भी आपको आप अनिवार्य हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें कंप्लीट हिंदी करवा रखी है, वहाँ पर आपको आंसर चैप्टर वाइज सबके मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के जो प्रेम है उसका वर्णन कीजिए। अथवा भ्रातृशोक में विहल राम की दशा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बात एक ही है, जैसे कि अपने भाई से वो वियोग किया था उस टाइम पर जो राम की जो दशा थी वो पूरे बताना है। और धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। या फिर धूत कहो अवधूत कहो है ना, वो जो पूरा समझाया था मैंने आपको, इस छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषता टिप्पणी कीजिए। ये मैंने सारे अथवा लिखे हैं क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया, तो टेंशन नहीं लेना है। दूत कहो अवधूत कहो सवैये में तुलसीदास का स्वाभिमान प्रतिबिंबित होता है, इस कथन की भी पुष्टि कीजिए। इस तरीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2। तीसरा है कवितावली से उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। या फिर कवितावली के छंदों में अपने युग की आर्थिक एवं सामाजिक विषमता की अभिव्यक्ति हैं, इस कथन की भी पुष्टि कीजिए। 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो 9 में पहला क्वेश्चन है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं या खो ले हैं, मतलब अपने आप को खुजा खो लेते हैं। तो फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, बहुत बढ़िया है। और फिराक की उर्दू शायरी की क्या विशेषताएं हैं। या फिर ऐसा भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि फिराक की रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का आकर्षक पुट लगाया गया है, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, रुबाइयाँ के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये मैंने क्वेश्चन इसी का लिया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने मॉडल पेपर 2022-23 में भी आया था,
तो जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है। ये इसी चैप्टर का है, जिसका मैंने आंसर भी लिख दिया, बिकॉज ये शायद अपन ने उसमें अपने जब चैप्टर किया था उस टाइम ये मुझे नहीं लगा था, लेकिन इसको अब हम लिख लेंगे इसको आंसर, उस टाइम नहीं लिखवाया था आपको, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आंसर है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। उनकी रुबाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, अतः कहा जा सकता है कि उनकी रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएँ तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य भी प्रस्तुत है, देखा था ना अपने चैप्टर में वही, और जो अपने आप में सहज, सरल और भावात्मक से पूरित है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लेकर खड़ी हैं, कभी वे उसे हाथों पर झुलाती हैं, कभी हवा में लहराती हैं, शिशु खिलखिला उठता है, देखा ना, पूरी बात सुनी थी अपन ने। और इस वात्सल्य के मनोरम दृश्य को देखिए, जो अब यहाँ पर क्या है कि उसको एग्जाम्पल के साथ में कहा ना, 100 उदाहरण समझाइए, उदाहरण सही समझिए। तो उदाहरण भी ले लिया अपन ने कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। ये माँ के लिए जो अपने बच्चे को या बेटी बेटे कोई भी हो, बच्चा ही है, उसको हाथ में खिला रही है, तो वो वाली जब वो उसके वो नहलाती है तो जब उस पानी की छींटे डालती है तो उसे हंसता है, वो वाली चीज़ है। इसी प्रकार माँ वात्सल्य भाव से पूर्ण होकर बच्चे को नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी करती है, वह उसका प्रिय शिशु घुटनियों में से माँ की मुख को निहारता है ना, पता ना, ऐसे नीचे बिठा के तो करती है तो फिर ऊपर देखता है। जब सहेजी माँ यशोदा की याद आ जाती है, जिसका सूरदास ने अपने वात्सल्य वर्ण प्रसंग में उल्लेख किया है, उसका भी उदाहरण देखो कि नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कपड़े पहना देती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इस वात्सल्य वर्णन में प्यार, कोमलता, मधुरता आदि के होते दर्शन कन्हैया और माता यशोदा की सहजता, अनुभूति आदि की याद दिलाते हैं। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है, उस टाइम पर नहीं लिखा था तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना और एक दो एग्जाम्पल के तौर पे भी ले लेना तो बढ़िया रह जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट चैप्टर 10वां, जिसमें अपन ने क्वेश्चन लिया है एक तो पहला कि छोटे चौकोने खेत की कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, या फिर छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर खेत और कागज़ के पन्नों की समानता के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, या फिर छोटा मेरा खेत कविता में छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना और खेत में किस आधार पर समानता दर्शाई गई है, या फिर छोटा मेरा खेत कविता में छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना क्यों कहा गया है। सेकंड, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि ने चौकोना और छोटा खेत किसने कहा है, वह रस का अक्षय पात्र किस तरह है। या फिर इसी को ऐसा भी पूछा गया है कि कवि उमाशंकर जोशी ने कागज़ के पन्ने को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है। और ऐसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है, या फिर ऐसा भी आ सकता है बीज गल गया निशेष का कवि कर्म के संबंधों में क्या आशय है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी कैप्सूल है बड़े ध्यान से इनको पढ़ा करो, क्योंकि आपके लिए मेहनत है, पूरी छांट क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत आप किया करो, इसका बेनिफिट आपको लेना है। और जो लाइव टेस्ट होगा फिर इसके बाद में, ये क्यों लाइव टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ किस लेवल पर हो। कहीं ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहे, कहीं वाकई पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, कहीं दिन ऐसे तो नहीं निकलता जा रहा है। आपको ये पता भी होना चाहिए कि आज क्या तारीख हो गई, ठीक है, और कब आपकी एग्जाम, मतलब महीना भर मुश्किल से बचा है, रातों दिन आपने एक कर रखी है, तब आपकी सारी बातें समझ में भी आ रही होगी और हर टेस्ट में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। बाकी इस तो जो टाइम पास होता जा रहा है तो होता रहेगा, और एग्ज़ाम आगे जिस दिन हो जाएंगे और उस दिन आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, दिन रात एक कर दो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये 12th बोर्ड आपका वापस नहीं आना, बाकी सब चीज़ें रिपीट हो सकती है, लेकिन ये दिन, ये समय, ये बोर्ड का एग्ज़ाम वापस नहीं आएगा। सिर्फ पछताना होगा, इसलिए पछताना नहीं पड़े, इसलिए मेहनत अपन को बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो इन कैप्सूल का भरपूर यूज़ करो, बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन, टाइम मिल जाए तो फिर बाकी सारी बातें पढ़नी है, लेकिन एक बार पहले इनको ले लो, ठीक है।